बात कर लेते हैं हम लोग शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल्स हैं। चर्चा कर लेते हैं हम शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स आपके हैं 12। 12 में अगर हम बात करेंगे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की या इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन की या स्टार्टिंग एट कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो 8 शेड्यूल्स के साथ बनाया गया था। आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं। प्रेजेंटली देयर आर 12 शेड्यूल्स। ठीक है, चलिए एक एक करके शेड्यूल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला शेड्यूल अगर आपकी बात की जाए सबसे पहले शेड्यूल की, तो इसमें क्या आ जाता है आपका? इसमें आ जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहले शेड्यूल में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कितने स्टेट्स हैं, कब कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ, है ना, कब वो यूनियन टेरिटरी बना, कब वो स्टेट बना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको शेड्यूल नंबर 1 में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ज्ञान लेना नहीं है हमें, बस इतना ही याद रखना है शेड्यूल नंबर 1 के बारे में। बात कर लेते हैं हम शेड्यूल नंबर 2 की। तो शेड्यूल नंबर 2 में क्या दिया गया है? शेड्यूल नंबर 2 में सैलरी, पेंशन एंड एमोल्यूमेंट्स दिए गए हैं। किसको कितनी सैलरी, पेंशन और एमोल्यूमेंट मिलेगा वो यहां लिखा गया है। वो हम अपने मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अंदर भी, पार्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका एरिया। तो हमने क्या किया, इसको कहाँ लिख दिया? फिर इसको लिख दिया शेड्यूल में ले जाके। हमने आपको जब बताया था शेड्यूल के बारे में तब भी यही बताया था, है ना। तो किस किस की यहाँ पे लिखी गई है सैलरी, तो हम याद रखेंगे इसमें सैलरी किस किस की दी गई है। प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर, कितनी सैलरी है वो दिया गया है यहाँ पे। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड विधान परिषद। इसके अलावा किसकी सैलरी दी गई है? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की। इसके अलावा एक और व्यक्ति जो आप भूल जाते हो वो है कैग। इतने लोगों की सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी शेड्यूल नंबर 2 में। तो इन्हीं में से आपसे कोई क्वेश्चन एक पूछ लिया जाएगा, शेड्यूल नंबर 2 में किस किस की सैलरी आपकी गिवन है। तो अगर आपको कभी भी सैलरी जाननी है किसकी, किसको कितनी मिलती है, तो आप शेड्यूल नंबर 2 पढ़ लेंगे। ठीक है, थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? तो थर्ड शेड्यूल में दी हुई है ओथ। किस किस की दी हुई है ओथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ दी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो सर। नो। बस यही याद रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा बस। इसमें किस किस की दी हुई है? एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, मिनिस्टर्स ऑफ
यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स की सैलरी हाँ शपथ दी हुई है। साथ में आपकी किसकी दी हुई है, कैग की, सीएजी। अच्छा एक्चुअली में यहाँ पे एक बात याद रखनी है, कैग और सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस, इनकी सब कुछ जो आपकी ओथ है वो एक ही जैसी है, ठीक है। और जो कैग की सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर है, ठीक है। सीजीआई के बराबर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर सैलरी है कैग की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग की सैलरी भी इसी में आपको मिलेगी। अब यहाँ पे हमने किसका नाम नहीं लिया, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने नाम नहीं लिया इसका भाई, तो नाम नहीं लिया हमने स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, है ना, वाइस चेयरमैन का, चेयरमैन का, ठीक है। इनका नाम हमने ओथ में नहीं लिया है। अटॉर्नी जनरल आपको कहीं नहीं देखा दोनों ही शेड्यूल में। तो अब बस आप अटॉर्नी जनरल को याद रखेंगे, हम बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो नहीं है। अटॉर्नी जनरल, और जो चीजें अटॉर्नी जनरल पे लगती हैं वो एडवोकेट जनरल स्टेट में लग जाती हैं जाके उस पर। अटॉर्नी जनरल का कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही सैलरी और ना ही ओथ। और यहाँ पे आपको याद रखना है क्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिया हुआ है, स्पीकर नहीं दिया हुआ है, डिप्टी स्पीकर नहीं दिया हुआ है, चेयरमैन नहीं दिया हुआ है, वाइस चेयरमैन नहीं दिया हुआ है। इनकी किसी की भी आपको ओथ देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो अटॉर्नी जनरल की तो ओथ होती ही नहीं है, साथ में किसकी नहीं होती है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की नहीं होती है, वाइस चेयरमैन की नहीं होती है। चेयरमैन एज वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेता है, ठीक है। तो उसकी ओथ कहाँ दी हुई है, चेयरमैन प्रेसिडेंट की, बताओ, चलो तुम लोग ही बताओगे, चेयरमैन की ओथ कहाँ दी हुई है। अच्छा ओथ में एक बंदा और नहीं लिखा है हमने, देखो यहाँ गवर्नर लिखा है लेकिन ओथ में गवर्नर नहीं है, तो गवर्नर की भी ओथ दी हुई है आर्टिकल में, ठीक है। चलो बताओ तीनों के आर्टिकल बताओ, प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट किस किस आर्टिकल के तहत ओथ लेते हैं ये। प्रेसिडेंट लेता है अंडर आर्टिकल 60, वाइस प्रेसिडेंट लेता है अंडर आर्टिकल 69 और गवर्नर लेता है अंडर आर्टिकल 159, ठीक है। तो ये तीनों ओथ आपके इस तरह लेते हैं। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सैलरी और ओथ में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके बस। चलिए आगे हम लोग, यहां तक सभी को क्लियर है, थर्ड शेड्यूल तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आई थिंक, बोलो भाई। फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। सॉरी, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी सीट्स हैं ये हमें कौन सा शेड्यूल बताता है, शेड्यूल नंबर फोर्थ बताता है। कितनी सीट्स रहती हैं टोटल इलेक्टेड की, 233। राज्यसभा में टोटल सीट्स की अगर हम बात करेंगे तो 245 है, जिसमें से जो है राज्यसभा की सीट्स 12 आपकी जो है किसकी हैं, 12 आपकी जो है नॉमिनेटेड है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे यूपी है,
यूपी की राज्यसभा में सीट्स हैं कितनी? 31। 31 है, ठीक है। अच्छा, 1 सीट वाले बहुत से स्टेट हैं, जैसे कि गोवा हो गया, जैसे कि आपका मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। त्रिपुरा, मेघालय, इसके अलावा पौंडीचेरी, सिक्किम। सिक्किम तो जनसंख्या में सबसे छोटा है। और मिजोरम लिख दिया क्या? मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। और कोई एक सीट वाला स्टेट? अच्छा, नागालैंड लिखा है इसमें। असम को छोड़ के पूरा ही नॉर्थ ईस्ट है ना नागालैंड। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, बचा क्या इसमें? अरुणाचल प्रदेश और अ, असम। असम में तो 7 है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में तो मुझे याद नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का देख लेना, एक तो नहीं है उसमें कहीं। चलो, एक एक सीट्स के इतने स्टेट्स हैं, ठीक है। बाकी एक आइडिया ले लो, देखो नॉर्थ ईस्ट में अगर देखोगे तो सभी हैं। बाकी पुडुचेरी आपको पता है छोटा सा है, सिक्किम आपको पता है बहुत छोटा है, गोवा आपको पता है बहुत छोटा है। अब दिल्ली यूटी होते हुए, यूटी अब जो है 3 यूटी है जहां पे विधानसभा है, जहां विधानसभा होगी वहीं की सीट्स होंगी राज्यसभा में। हमने बताया था आपको ये कॉन्सेप्ट, जहां विधानसभा होगी वहीं की सीट्स राज्यसभा में होंगी, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, पता होगा ये बात आपको। इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ और स्टेट और यूटी। स्टेट और यूटी से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे लेजिस्लेटिव जो है आपके राज्यसभा के मेंबर्स। तो यहां पे बात आपको क्या याद रखनी है कि जहां पे विधान सभा होगी यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहीं की सीट्स होंगी राज्यसभा में। तो दिल्ली की सीट्स आपको पता ही है 3 है। दिल्ली में तो हमने बहुत बार चर्चा की है, 3 सीट्स हैं। और अगर बात करेंगे हम किसकी, पुडुचेरी की एक है ही। J&K की कितनी सीट्स हैं? तो वो हैं आपकी 4 सीट्स। तो टोटल 8 सीट्स तो यहाँ हो गई, बची 225 वो स्टेट्स की हैं। बस इतना याद रखना। अब अपने अपने स्टेट्स की वही याद कर लेना खुद से। तो इतनी बात क्लियर है यहां तक। चले हम आगे जरा और बात कर लेते हैं हम लोग 5th शेड्यूल की। अच्छा, यहां पे हमारी लड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की। लड़ाई का भी अंत करना है भाई। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंसेस हैं? अच्छा, पहले तो हम समझ लेते हैं आखिर 5th शेड्यूल और आपके 6th शेड्यूल हैं क्या, ठीक है। तो 5th शेड्यूल जो है आपका, ये सारे ही शेड्यूल्ड एरिया को इंक्लूड करता है। तो 5th शेड्यूल में जो है इसमें सारा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया आ जाता है। सारा ही शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया आ जाता है। वहीं पे 6th शेड्यूल में कौन आता है? तो इसमें वो आपका ट्राइबल एरिया आता है जो कहां का है?
जो आप याद करने के लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हो, जैसे मातम हो गया, लोग आतम बनाते हैं, मातम बनाते हैं, जो भी बनाना है वो बना लो, ठीक है। तो इस माँ में आपका मणिपुर नहीं होगा। बस देखो, ये चारों के चारों स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के, और इसमें माँ में मणिपुर नहीं होगा, बाकी दोनों माँ होंगे, यानी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। अब इसमें मातम या आतम कुछ भी बना लो, जो बनाना है, बस इसमें बस आप एक चीज याद रखोगे कि मणिपुर नहीं है, तो बस आपका आंसर आसानी से लग जाएगा। वो मणिपुर से ही खेला करते हैं, समझ रहे हो। तो आपको बस यही तो पकड़ना है कि कहाँ पे वो परेशान करते हैं, तो बस मणिपुर नहीं है, ये याद रखना है। बाकी एमएटीएम याद रखना है, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्रैवल एरिया। अच्छा, ये शेड्यूल बनाए क्यों गए? तो ये शेड्यूल बनाए गए हैं शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया को ऑटोनॉमस बनाने के लिए, टू गिव मोर ऑटोनॉमी टू शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज को ज्यादा ऑटोनॉमस बनाने के लिए क्या हुआ, हमने दो शेड्यूल बनाए, एक शेड्यूल नंबर 5 और एक शेड्यूल नंबर आपका हो गया 6। और 6 में वो चीजें रख दी, जो चीजें आपकी किससे रिलेटेड थी, ये चीजें आपकी रिलेटेड थी शेड्यूल और ट्राइबल एरिया से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग 5th शेड्यूल की। देखो, अगर आप 5th शेड्यूल देखेंगे तो 5th शेड्यूल से पहले तो रिलेटेड आर्टिकल है 241, और 5th और 6th में यही अंतर है। पहला अंतर क्या है, इसमें आर्टिकल है 241 का क्लॉज 1, और 6th शेड्यूल में आर्टिकल है 244 का क्लॉज 2। इसमें क्लॉज 1 आता है, इसमें क्लॉज 2 आता है, ठीक है। मतलब इसमें वो ट्रैवल एरियाज आते हैं। अगर आप आर्टिकल 244 देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि वो ट्रैवल एरियाज जो है ना, ये 244 है ना, 244 आर्टिकल अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। द प्रोविजंस ऑफ 5th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट्स ऑफ आतम, वही ट्रिपल डबल एम और 80, है ना। 244 का क्लॉज 1 ये कहलाता है, और 244 का क्लॉज 2 द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ these 4 स्टेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला कंपैरिजन आपसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा शेड्यूल किसके लिए यूज होता है ना, मतलब सॉरी, कौन सा आर्टिकल किस शेड्यूल के लिए यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर्टिकल नंबर 244 का क्लॉज 1 यूज होता है आपका किसके लिए, क्लॉज 1 यूज होता है आपका 5th शेड्यूल के लिए, और क्लॉज 2 यूज होता है आपका 6th शेड्यूल के लिए। ना, तो इसमें बहुत कुछ हमें समझना है, लेकिन जो आपको समझना है वो हम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाते चल रहे हैं। तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल वगैरह सबकी चर्चा करेंगे हम। तो 5th शेड्यूल की चर्चा करेंगे, 5th शेड्यूल में क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, और 6th शेड्यूल में क्या चीज़ें आती हैं। चलिए, तो अपनी प्रेजेंटेशन को निकाल लेते हैं और यहाँ पे ही चर्चा करेंगे। आर्टिकल्स में थोड़ा सा हमें आइडिया देना था बस आपको, है ना। अब 5th शेड्यूल में बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 और इसमें आर्टिकल 244 का क्लॉज 2 यूज होने वाला है, ठीक है।
इस फिफ्थ शेड्यूल की बात करेंगे तो इसमें प्रेसिडेंट आपका मेजर ऑर्गन है, प्रेसिडेंट मेजर ऑर्गन है। और सिक्स शेड्यूल में बात करेंगे तो यहाँ गवर्नर मेजर ऑर्गन है। ऐसे करके याद रखोगे, देखो अभी हम सारी चर्चाएं करेंगे इन शेड्यूल्स की, लेकिन ऐसा थोड़ा सा आइडिया रखोगे तो जो है आपको याद रहेगा। अच्छा, ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हैं जो 10 स्टेट्स में है, और यहाँ पे आपका जो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय वाला ट्राइबल एरिया है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा एक्ट काम करता है, उसमें पेसा एक्ट 1996 याद होगा आपको। पेसा एक्ट 1996 याद है, बताओ भाई। और इधर अगर बात करेंगे तो इधर आपके बनेंगे ऑटोनोमस काउंसिल्स। ऑटोनोमस काउंसिल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा दोनों का इंटरप्रिटेशन था। अब हम फिफ्थ शेड्यूल की सारी जानकारी लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो हमको लेना होगा, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो हमने कुछ आपको बता ही दिया, जैसे 244 का वन, और ये 10 स्टेट्स में लागू होता है, ये भी हमें पता है। और वो 10 स्टेट्स कहाँ आती हैं, अंडर आर्टिकल 244 का क्लॉज 1, और साथ में ये 10 स्टेट्स गवर्न होता है थ्रू पेसा एक्ट। अच्छा, ये तो चलो इतनी बात हो गई पेशा एक्ट। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा ये शेड्यूल्ड एरिया को डिक्लेयर कौन करता है, शेड्यूल्ड एरिया, तो फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है शेड्यूल्ड एरिया, याद रखेंगे। डिक्लेरेशन कौन करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है एक शेड्यूल को शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। और साथ में इसका अगर वो बढ़ाना हो किसी भी फिफ्थ के शेड्यूल्ड एरिया का, जैसे पूरा स्टेट शेड्यूल्ड एरिया नहीं डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। किया भी जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को उस शेड्यूल्ड एरिया का एरिया थोड़ा बहुत बढ़ाना है या घटाना है, तो उस गवर्नर, उस स्टेट के गवर्नर की कंसल्टेशन से उसके उस शेड्यूल्ड एरिया का जो है एरिया उस जो है गवर्नर से पूछ के एरिया कम या ज्यादा कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे एक और बात याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अपने मन से सारे काम कराता है, लेकिन वो करता कौन है एक्चुअली में, वो गवर्नर करता है, गवर्नर करता है, ठीक। यहाँ पे पेसा एक्ट आपको पता ही है, पेसा एक्ट लागू रहता है फिफ्थ शेड्यूल में, है ना। और फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो फिफ्थ शेड्यूल में आपका जो है एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। TAC बनाया जाता है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। अगर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है आपका फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स ये वर्क करता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स। अच्छा, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर्स होंगे। अच्छा, 20 मेंबर्स में 2/3 मेंबर शुड बी member in legislative assembly of that state,
शुड पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उस राज्य की विधानसभा में 2/3 यानी 20 मेंबर्स में से उस लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होना चाहिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में से, ठीक है, समझ गए। तो इतनी बात समझ में आई। इसको फॉर्म कौन करता है? तो ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाए। ठीक है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अलावा अच्छा, जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाता है। एनुअल रिपोर्ट जो है अब बनाता है और ये एनुअल रिपोर्ट को जो है क्या करता है, सबमिट करता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, देखो गवर्नर को करेगा, फिर गवर्नर जो है इसको प्रेसिडेंट तक भी पहुंचाएगा रिपोर्ट। ठीक, अब इस रिपोर्ट में ये लिख के देता है इस एरिया की जो ट्राइब्स हैं उनके लिए क्या क्या वर्क करना है आपको। ठीक, अच्छा, साथ में ट्राइबल पीपल्स के लिए या 10 शेड्यूल एरिया के लिए प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समय समय पे कमीशन भी अपॉइंट करता रहे। प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन, प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन क्या लिख सकते हैं, फॉर शेड्यूल्ड एरियाज डेवलपमेंट। तो इसके लिए अभी तक जो है अपॉइंट किया गया आपका एक तो ढेवर कमीशन। बस आपसे पूछा जाएगा ढेवर कमीशन इज रिलेटेड टू विच। आपसे पूछा जाएगा ढेवर कमीशन इज रिलेटेड टू विच। ठीक है, और एक अपॉइंट किया गया है आपका भुरिया कमीशन। और हमने आपको बताया था भुरिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही पेसा एक्ट बनाया गया है। ठीक है, और पेसा एक्ट उन्हीं एरियाज के लिए बनाया गया है जिसमें क्या है, जिसमें आपका ये 5th शेड्यूल लागू होता है। ठीक है, 10 स्टेट्स में 5th शेड्यूल लागू होता है, जो पेसा एक्ट में भी 10 स्टेट्स दिए गए हैं। तो पेसा एक्ट के 10 शेड्यूल्स पता है आपको, लिखने पड़ेंगे। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो ही जानी चाहिए हमारे हिसाब से, इतना बड़ा इसमें कोई इशू है नहीं। और बाकी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल और पेसा एक्ट में हमने आपको बताया भी था कि इनके पास एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं कि ये क्या क्या जो है अपने जगह पे माइनिंग, जल जंगल जमीन, है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था हमने, है ना। अब आ जाते हैं हम 6 शेड्यूल की कहानी पे। 6 शेड्यूल खुद में अपने आप में एक अलग ही चीज है और ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, प्रॉपर ट्राइबल एरिया से। इसमें शेड्यूल्ड एरिया नहीं आएंगे, ट्राइबल एरिया आएंगे। और इसमें आता है आर्टिकल 244 का क्लॉज 2, उससे रिलेटेड जतन आया हुआ है ना। चलो, है ना।
अब देखो इसमें देखते हैं जरा 6 शेड्यूल की बात करते हैं। तो 6 शेड्यूल आपका किस किस में एप्लीकेबल है ये तो आपको पता ही है। इसमें EMTM रहता है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे इस एरिया में ना ही स्टेट गवर्नमेंट की चलती है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। इसको ऐसे समझना है आपको जैसे हम समझा रहे हैं, बस आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ना ही स्टेट गवर्नमेंट की चलती है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, फिर चलती किसकी है? तो चलती है किसकी? गवर्नर की। सिर्फ गवर्नर की चलती है, और चलती तो गवर्नर की भी नहीं है। गवर्नर को क्या करना पड़ता है? गवर्नर को यहां पे ऑटोनॉमस काउंसिल्स फॉर्म करने होते हैं, ऑटोनॉमस काउंसिल्स को फॉर्म करना होता है। अब ऑटोनॉमस काउंसिल्स क्या है? ये उसी एरिया के ट्राइबल पीपल्स हैं, उसी एरिया के ट्राइबल पीपल्स हैं, और वो ट्राइबल पीपल्स खुद में से इलेक्ट करेंगे लोगों को। इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की है, इलेक्ट करेंगे और एक काउंसिल बना लेंगे जिसको ऑटोनॉमस काउंसिल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें ऑटोनॉमस काउंसिल में आपके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, ये दो बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब इसकी व्यवस्था को हम जरा समझते हैं। और अच्छा, ऑटोनॉमी इन्हें दी क्यों गई है? देखो यहां से ज्यादा ऑटोनॉमी है, 5th शेड्यूल से ज्यादा ऑटोनॉमी लोगों को दी गई है 6 शेड्यूल के थ्रू। अब 5th शेड्यूल में क्या है? 5th शेड्यूल में पेसा एक्ट लगता है। अब पेसा में क्या है? पेसा में आपको कुछ पावर्स दी गई हैं, और पेसा में जो है आपकी जो स्टेट और सेंटर के लॉज होंगे वो भी लगेंगे, वो बनाए हुए लॉज भी वहां पे अप्लाइड होंगे। पेसा एक्ट के थ्रू जो भी व्यवस्था की गई, जिस जिस 5th शेड्यूल के अंदर जिस जिस स्टेट्स के एरिया की, जिसको आपका जो है घोषित किया गया है, आपका क्या, जिसको आपका घोषित किया गया है जो है ये ये आपका शेड्यूल्ड एरिया। अब घोषित कौन करता है शेड्यूल्ड एरिया? तो वो करता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे शेड्यूल नंबर 6 की, तो शेड्यूल नंबर 6 में शेड्यूल्ड एरिया नहीं, ट्राइबल एरियाज जो है आपका होगा, और वो ट्राइबल एरिया एक फिक्स एरिया है। ठीक है, वो 4 ही स्टेट्स में ट्राइबल एरिया है, और इस ट्राइबल एरिया को, जो 5th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया आएगा, इसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरिया आएगा, इसको डिक्लेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो ये डिक्लेयर करेगा गवर्नर। बहुत ही जो हम चीजें बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से जो है आप इन दोनों ही शेड्यूल्स में जो है आप कंफ्यूजन हमेशा रहता है लोगों को। जब भी 6th शेड्यूल ध्यान में आए तो याद रखना इसमें गवर्नर ज्यादा आपका पावरफुल है, और 5th शेड्यूल में प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल। 5th शेड्यूल को डिक्लेयर करता है एज अ ट्राइबल एरिया गवर्नर। अब यहाँ पे वर्ड से भी खेला जा सकता है आपके साथ। बताइए शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कौन करता है और ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कौन करता है? साथ में उसकी जो है बाउंड्री छोटी बड़ी करना। ठीक है, डिक्लेरेशन भी शेड्यूल्ड एरिया की गवर्नर करता है, बाउंड्री में ऑल्ट्रेशन भी गवर्नर करता है, और साथ में यहां पे लिख देंगे हम कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, है ना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। अभी देखेंगे हम किसकी इलेक्शंस हो रहे हैं ना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ये भी गवर्नर की कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में जो क्वालिफिकेशंस होंगी कंटेस्टेंट्स की, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नर की है, एटसेट्रा। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रखी है हमने? गवर्नर को दे रखी है।
अब आप एक इसको जो है आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ना आके ये गवर्नर के अंदर आ गया, तो एक ही ऐसी जगह है जहां पे इलेक्शंस कराए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, और वो जगह है ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरिया ही एक जगह है ऐसी। यानी अगर ये आपका स्टेट है, मान लो असम, असम के इतने एरिया को अगर किसी गवर्नर ने ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया है, तो इसमें ना ही सेंटर की चलेगी, ना ही स्टेट की चलेगी, ना ही किसी की चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। अब इसमें एक अपने अंदर ही एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी जिसको आप ऑटोनोमस काउंसिल्स बोलोगे। ये दो लेवल पे ऑटोनोमस काउंसिल्स होते हैं, एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक होता है रीजनल, पूरा रीजन के लेवल पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये ऑटोनोमस रीजन्स बनती कैसे हैं। सर पर एक चीज बताइए, हाँ बोलो। अगर गवर्नर पूरी स्टेट को ही ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दे तो इसका मतलब तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो कोई ऐसा प्रोविजन है जो उसको ये करने से रोकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकता है, कर सकता है, लेकिन गवर्नर वही करता है जो प्रेसिडेंट कहता है, याद रखना। हम मानते हैं कि गवर्नर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन रियल टर्म्स में गवर्नर एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, क्योंकि गवर्नर का टर्म होता है अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी गवर्नर को कभी भी प्रेसिडेंट बाहर निकाल सकता है उसकी पोस्ट से। गवर्नर वही करेगा जो प्रेसिडेंट कहेगा। ठीक है भाई। ठीक है सर। चलो, अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अगर उसने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, तो उसमें बहुत सारे ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाने की जो है छूट है। अब इसकी व्यवस्था को जरा समझ लेते हैं। यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, क्योंकि अब जो आगे बताने जा रहे हैं वो इसके थोड़ा सा और अंडर स्विम करने जा रहे हैं हम कॉन्सेप्ट के। तो जैसा कि जतिन को प्रॉब्लम भी थी इसमें, तो जतिन सुन लो भाई, 6 शेड्यूल में जो है आपका हम बताने जा रहे हैं, और 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस काउंसिल्स को फॉर्म कराने जा रहे हैं। ऑटोनोमस काउंसिल्स या ऑटोनोमस रीजन्स फॉर्म करना, ये प्रॉपर पावर होती है गवर्नर के पास, और वो एक जैसे एक स्टेट है, उसके अंदर एक एरिया में कोई भी ऑटोनोमस रीजन को डिक्लेयर कर सकता है गवर्नर। उसके लिए उसी एरिया का, अब उस एरिया में किसी की नहीं चलेगी, ना स्टेट की ना सेंटर की, चलेगी ऑटोनोमस काउंसिल की, और ऑटोनोमस काउंसिल के साथ मिलके काम करेगा गवर्नर, न कि ऑटोनोमस काउंसिल के ऊपर कंट्रोल करके काम करेगा। ऐसे याद रखना इसको। चलिए अब हम बात करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके क्या प्रोविजन होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की पहले। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन्हीं को बोलते हैं एडीसीज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पूरा नाम लिखते हैं उनका। इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इनको बोलते हैं एडीसीज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अच्छा, ये 30 मेंबर्ड बॉडी होती है। अब ये 30 मेंबर्ड जो बॉडी होती है, इसमें 26 आर इलेक्टेड, और ये इलेक्टेड होते हैं अंडर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। और 4 नॉमिनेटेड होते हैं वही गवर्नर। अब यहाँ पे नॉमिनेटेड का कोई वो नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है नॉमिनेशन की, किसी को भी गवर्नर नॉमिनेट कर देता है। और ये जो मेंबर होते हैं वो सेम जैसे हमारी सरकार चलती है वैसे ही सेम इनका टर्म होता है 5 इयर्स, और ये बिल्कुल सरकार की तरह ही काम करते हैं। साथ में ये मेंबर अपनी ऑफिस होल्ड करते हैं अप टू द प्लेजर ऑफ गवर्नर, अप टू द प्लेजर ऑफ गवर्नर। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बॉडी समझ में आ गई भाई। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ये होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये आपकी, अगर हम इसको
अगर जैसे कि बताया जाए अगर उस तरीके से, तो हमारी सरकार एक्चुअली में 3 लेवल पे नहीं बनती है। सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, एलएसजी नहीं है, इसके अलावा एडीसीज भी हैं एक गवर्नमेंट का लेवल। तो एक्चुअली में तो 4 लेवल पे गवर्नमेंट हमारी बनती है, ठीक है। एडीसीज खुद में एक गवर्नमेंट है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहीं पे आप एक बात और ध्यान से रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इन्हीं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में से कुछ रीजनल काउंसिल्स भी फॉर्म किए जाते हैं, और रीजनल काउंसिल्स के वही हेड होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में हेड होते हैं, ठीक है। मतलब सारे आ जाते हैं उस रीजन के। तो रीजनल काउंसिल कोई ऐसी खास बॉडी नहीं है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एडीसीज आर मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडीज। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम बताते हैं इनकी पावर्स को। पावर्स में ज्यादा हम ज्ञान नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे जितना जरूरी है। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, जल्दी से बताओ। है ना, चलो। अब जो एडीसीज हैं, 6 शेड्यूल के अंदर जो एडीसीज फॉर्म हुई हैं, उन एडीसीज के अंडर सारा कुछ दिया है। जो पावर आपको मिली है पंचायती राज को, वो पावर इनको दी गई है। जैसे कैनल हो गया, इरिगेशन हो गया स्मॉल लेवल पे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी इनको व्यापक शक्तियां मिली हुई हैं, ज्यादा पावर्स मिली हुई हैं। इसके अलावा आपका स्कूल्स हो गया, स्कूल्स फॉर्मेशन की पावर भी है ना, ये अपनी तरफ से जो है अपनी जैसी शिक्षा देते हैं उस तरह से शिक्षा दे सकते हैं ना। रेगुलेशन ऑफ झूम कल्टीवेशन, ये सब आप जानते ही हो। रेगुलेशन ऑफ झूम कल्टीवेशन या झूम, झूम समझते ही हो आप, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो ये सब आपका जो है आपकी व्यवस्था की गई है। साथ में आप जानते ही होंगे मैरिज, मैरिज की इनकी अपना तरीका होता है मैरिज करने का, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा अगली पीढ़ी में, ठीक है। ये सब पावर्स जो है दी गई है। बाकी शेड्यूल 5 में आपको मेजरली 4 पावर्स मिलेंगी। देखो, जो शेड्यूल 5 में होगा वो शेड्यूल 6 में ऑलरेडी होगा, क्योंकि शेड्यूल 6 शेड्यूल 5 से भी बड़ी है ऑटोनॉमी के बेसिस पे, और ज्यादा ऑटोनॉमी दी है। शेड्यूल 5 में अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल 5 में जो पावर्स दे रखी हैं हमने इन एरियाज को, वो क्या क्या दे रखी हैं, वो मेनली आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये इन्हीं में से एक पूछा जाएगा, मैरिज, लॉ रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड। अब यहाँ पे लॉ बनाने की पावर इनको भी दी गई है, और साथ में स्टेट और सेंटर का अगर लॉ होगा वो लागू होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है गवर्नर, ठीक है। प्रॉपर्टी, ये आपकी जो है 3 आपको मेजरली याद रखनी है, और साथ में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी हमने बहुत सारे आपको बताए भी थे पेसा एक्ट में, बहुत सारी कहानी हमने आपको बताई थी वहां पे, ठीक है। तो ये पावर यहाँ पे और ये पावर यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे पावर इंक्रीज हो जाएंगे आपकी। तो ये है कहानी आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की। इसके ऊपर एक और बॉडी बनती है रीजनल काउंसिल, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी। ये सब व्यवस्था इस तरह से चलती है अंडर शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। तो आई थिंक अब यहाँ पे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछो, नहीं तो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल। तो आई थिंक सभी को कोई दिक्कत है नहीं,
हम लोग चलते हैं शेड्यूल नंबर 7 की तरफ, डिस्कशन कर पढ़ाते हैं अपना। Schedule number 7 is the feature example of federalism. ठीक है, अब शेड्यूल 7 में आपको लिस्ट मिलेंगी 3 तरह की। एक तो मिलेगी आपको कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अलावा आपको मिलेगी कौन सी? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अलावा आपको मिलेगी कौन सी? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, चलिए यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यूनियन लिस्ट में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ कौन फ्रेम कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ यूनियन। और कितने सब्जेक्ट्स दिए हुए? तो 98 सब्जेक्ट्स है ना, 98 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में है। और स्टेट लिस्ट में अगर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो इन पे सिर्फ और सिर्फ लॉ फ्रेम कर सकता है कौन? स्टेट। और इसमें जो है सब्जेक्ट्स आपके आते हैं 59। साथ में एक और लिस्ट है आपकी जो आपको पता होगी, कंकरेंट लिस्ट। इस पे लॉ कौन फ्रेम कर सकता है? ठीक है, तो इस पे लॉ आपका फ्रेम कर सकता है जो है दोनों ही, स्टेट एज वेल एज यूनियन। और इसमें आपके टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनको आपको ध्यान रखना है, तो उनको हम लिख देते हैं। जैसे कि डिफेंस हो गया। अब डिफेंस में यूनियन लिस्ट में लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है डिफेंस से रिलेटेड जो लॉ फ्रेम करेगा वो हमेशा यूनियन करेगा। अगर फॉरेन अफेयर्स की बात करूंगा तो हमेशा फॉरेन अफेयर्स पे करेगा। अगर मैं पूछूं आपसे सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ फ्रेम करेगा आपका हमेशा यूनियन ही। अंडर आर्टिकल 11 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ फ्रेम करने वाला है कौन? यूनियन। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ फ्रेम करता है यूनियन। ठीक है, अब वहीं पे आगे आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? देखो, अब अगर आपको न्यूक्लियर पावर पूछा जाए, आपको पूछा जाए वॉर एंड पीस, आपको पूछा जाए मिनरल्स। अच्छा, यहाँ पे मिनरल्स जो है आप भूल सकते हो। तो मिनरल्स के लिए लॉ फ्रेम करने वाला है आपका कौन? मिनरल्स के लिए लॉ फ्रेम करने वाला है आपका यूनियन। ठीक है, ये भी याद रखना। अब आपसे अगर पूछा जाए सेंसस, देखो सिटीजनशिप आ गई तो सेंसस भी आ जाएगा इसमें। तो सेंसस से रिलेटेड लॉ फ्रेम करेगा कौन? यूनियन। यूनियन बनाएगा सेंसस से रिलेटेड लॉ। सेंसस जनगणना, समझते ही हो आप। पोर्ट की बात करेंगे, बैंक की बात करेंगे, आप इंश्योरेंस की बात करेंगे ना, इंश्योरेंस। तो ये सारे लॉ कौन फ्रेम करने वाला है? फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे, है ना, सी रूट्स। और अगर बात करेंगे हम सी रूट्स और एयरवेज की बात करेंगे तो ये भी बनाएगा सेंटर। रेलवे बनाएगा सेंटर लॉ, है ना। शेयर बाजार, अब शेयर बाजार आपको में भी ध्यान ना रहे तो शेयर बाजार याद रखना, ये भी सेंटर बनाता है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। आरबीआई हुआ, बैंक हुआ, इनके लिए सब वही बनाएगा। ठीक है,
इनकम टैक्स, लेकिन यहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैक्स नहीं बनाएगा, ये याद रखना। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। जीएसटी, जीएसटी कौन लेके आया था? सेंटर लेके आया था। बस, और तो कुछ ऐसा बचा नहीं। कम्युनिकेशन आपको समझ ही आ जाएगा, वो तो सेंटर ही बनाएगा हमेशा। तो ये कुछ हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इस स्टेट की तरफ चलते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर के रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा? तो स्टेट बनाएगी। और पब्लिक ऑर्डर में ही आपका एक और चीज इंक्लूडेड रहेगी, क्या? पुलिस। पब्लिक ऑर्डर में ही पुलिस को भी इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन पुलिस एक अलग सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। पुलिस के लिए भी स्टेट की लॉ बनाएगा। अच्छा, यहाँ पुलिस में आप एक बात याद रखना, ये पुलिस के साथ साथ आपकी देखो, अगर रेलवे में हम बात करेंगे तो रेलवे में दो तरह की पुलिस होती है, ध्यान दिया है आपने कभी? रेलवे में दो तरह की पुलिस होती है, एक को बोलते हैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये तो सेंटर के अंडर आती है। और एक होती है जीआरपी। तो जीआरपी है, ये स्टेट की होती है। आपने देखा होगा, किया होगा ध्यान कभी, ठीक है। जीआरपी की फुल फॉर्म पता ही है आपको, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस करके होती है ना। और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस आती है अंडर स्टेट, ठीक है। देखो, रेलवे जो है ये सब्जेक्ट है यूनियन का, लेकिन जीआरपी जो है वो सब्जेक्ट है, यानी अगर आपने पब्लिक ऑर्डर स्टेट को दे रखा है, तो जो आपकी वो है पुलिस है, जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रही है रेलवेज के अंदर, वो भी स्टेट की होगी, ठीक है। ऐसे करके याद रखना। बाकी रेलवे आपका जो है उसका सब्जेक्ट है। प्रिजन आपका, यहाँ पे पुलिस में पुलिस प्लस जीआरपी, ये भी लिख देता हूँ मैं। अच्छा, जीआरपी की फुल फॉर्म गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ही होनी चाहिए हमारे हिसाब से, फिर प्रॉपरली एकदम ध्यान नहीं है, फिर भी देख लेना एक बार अपने सर्च कर लेना। चलो, एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट है ना। एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हो बहुत सारी मूवीज निकल के आती हैं। अरे यार, क्या इसमें, बहुत सारी मूवीज निकल के आती हैं, तो बहुत सारे टैक्स फ्री कर देते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट में ही आता है। इरिगेशन यहीं का सब्जेक्ट है, इरिगेशन अगर यहाँ का सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर भी यहीं का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स भी यहीं का सब्जेक्ट है। स्टेट के को सब्जेक्ट याद रखना, ठीक है। गैस हो गया, गैस के अलावा लिक्वर हो गया। लिक्वर अगर स्टेट का सब्जेक्ट नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल आज अंदर नहीं होते, सोचो, है ना। पब्लिक ऑर्डर के साथ साथ पब्लिक हेल्थ भी याद रखिएगा, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पता ही है, एलएसजी इसी का सब्जेक्ट है। चलो, बस इतने बहुत हैं, तुम लोग इतने याद भी नहीं कर पाओ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंकरेंट लिस्ट की। कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कंकरेंट लिस्ट जो है आपकी, इसमें क्रिमिनल कोड्स हो गए,
साथ में प्रोसीजिंग कोड हो गया। अच्छा, जो व्यक्ति जो क्राइम करता है उस पे जो व्यवस्था चलती है, प्रोसेस चलता है उसको एलिज्ड ठहराने का, उसको बोलते हैं प्रोसीजिंग कोड्स, वो अलग होते हैं। जैसे सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड है वो, लेकिन आईपीसी है क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती होगी आपको। ठीक है, चलो आगे आपने याद रखना है एडुकेशन। एडुकेशन के अलावा आपने याद रखना है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अलावा आपने याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा अम, अच्छा, एक ये भी याद रखना, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है ना। मैरिज एंड डाइवोर्स, ये तो याद रहेगा ही भाई, क्योंकि अभी फिलहाल में मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड आपको पता ही है, उत्तराखंड स्टेट लेके आई है। ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्स हो गया। साथ में अच्छा फॉरेस्ट यहाँ पे आ गया, तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इतनी बात। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स आप देखते हो 1 kg 2 kg, ये कैसी व्यवस्था चलेगी, हर देश की अलग अलग व्यवस्था होती है ना। तो मेजरमेंट्स जो है आपके, ये किसके द्वारा किए गए हैं, व्यवस्था बनाई गई है। तो मेजरमेंट्स जो है, ये व्यवस्था भी आपकी किसमें है, इसमें है शेड्यूल नंबर सॉरी कंकरेंट लिस्ट में। चलो, और कुछ बचा क्या? तो इतना याद करना है भाई आपको, ये समझ लेना, थोड़ा सा आइडिया ले लेना इसका। सब याद करना तो पॉसिबल होता ही नहीं है कभी। ठीक है, और एक बात और याद रखना है यहाँ पे, 42nd अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो किया गया था, उससे कुछ सब्जेक्ट्स भी आपके क्या किए गए थे, एक सूची से निकाल के दूसरी सूची में डाले गए थे। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट डाले गए थे, तो मेजरमेंट आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से निकला हुआ था। ठीक है, फॉरेस्ट आपका डाला गया था निकाल के, एजुकेशन आपका डाला गया था निकाल के, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग डाला गया था निकाल के, है ना। फॉरेस्ट के साथ साथ आपका वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन भी आ जाएगा। तो इतनी चीजें 42nd अमेंडमेंट से कंकरेंट लिस्ट में डाली गई थी निकाल के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ये किसकी थी यार, मुझे ध्यान अभी ये तो नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, इतनी बात बस याद रखनी है आपको। ये हो गया हमारा शेड्यूल नंबर 7। तो शेड्यूल नंबर 7 सुनते सुनते आप लोग बोर हो ही गए होंगे, तो चलो फिर बात कर लेते हैं शेड्यूल नंबर 8 की। शेड्यूल नंबर 8 में दी हैं लैंग्वेजेस। अब देखो, यहां पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की नेशनल लैंग्वेज तो कोई नहीं है,
भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ दो हैं। कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। ये कहाँ बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 343 में। भारत की स्टेट लैंग्वेजेस आप जानते ही हो, एक से ज्यादा हो सकती हैं किसी भी स्टेट की, ठीक है। अब आती है बात शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जब भी वर्ड आएगा तो कभी भी ये मत रिलेट करना कि ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की लैंग्वेजेस हैं। तो ये हैं वो लैंग्वेजेस जो शेड्यूल 8 में दी गई हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं, अभी इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें एक क्वेश्चन बताएंगे, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस डज इंडिया हैव? कितने? 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। तो ये सब टर्म अलग अलग हैं और सब टर्म को आपको समझना रहेगा अच्छे से, ध्यान रखना, समझ में क्या रहेगा ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, शेड्यूल लैंग्वेजेस में स्टार्टिंग जब हमारा इनिशियल फेज था कॉन्स्टिट्यूशन का, इनिशियल जब अप्लाई हुआ था इनिशियली, तो इनिशियली देयर आर 14 शेड्यूल्ड, यानी इसमें 14 लैंग्वेजेस दी गई थी। और 14 लैंग्वेजेस के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने कौन कौन सी लैंग्वेज को जो है ऐड किया, तो 1967 में हमने ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधी लैंग्वेज को। अच्छा, इसका अमेंडमेंट था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 को हमने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद हमने ऐड किया कौन से अमेंडमेंट से, जो है 71st अमेंडमेंट। और 71st अमेंडमेंट को किया हमने 1992 में। 1992 में ही किया था ना 71st को, 73rd किया था 1992 में, हाँ ठीक है। 73rd भी किया था और 71st भी 1992 में किया था। और इसमें हमने 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया, वन इज नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी या कोंकणी बोल सकते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोंकणी या कोंकणी, ठीक है। ठीक है, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। इसको याद करने का तरीका याद रखना। बताओ भाई, कहाँ बोली जाती है? सर कोंकणी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, हाँ, या हम बोल सकते हैं कन्नड़ तट है, कोंकण कोस्ट, ठीक है, महाराष्ट्र में जो उधर साइड है आपका अरेबियन सी के साइड, बिल्कुल सही बात है ना। गोवा में भी बोली जाती है, वैसे महाराष्ट्र में भी बोली जाती है, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक याद रखना, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71st अमेंडमेंट 1992 से हमने ये 3 भाषाएं जो है ऐड की। और फिर 92nd अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 2003 में, और इससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 भाषाएं फिर से ऐड कर दी। कौन कौन सी? संथाली, बताइए कहाँ बोली जाती है संथाली? मैथिली, डोगरी, और एक और थी, क्या नाम था, बोडो। बताइए कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है? संथाली और मैथिली, जल्दी बताओ। चलो इससे सिंपल है, पहले डोगरी बता दो, डोगरी कहाँ बोली जाती है, और बोडो कहाँ बोली जाती है? JNK। डोगरी JNK, गुड। हाँ बताओ फिर, बोडो कहाँ बोली जाती है? बोझो कहाँ बोली जाती है भाई? असम में बोली जाती है। मैथिली और संथाली, मैथिली तो बताओगी भाई। मैथिली भाषा बिहार एंड झारखंड, वेरी गुड। संथाली मेजरली झारखंड में, और मैथिली मेजरली बिहार में, ठीक है। तो इस तरह हमने 15वीं भाषा के रूप में ऐड किया किसको? सिंधी को। फिर 3 ऐड कर दी तो 18 हो गई, 18 में 4 और ऐड कर दी तो 22 हो गई।
आज के टाइम पे 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी किसमें, आपकी शेड्यूल नंबर 8 में। अब यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य आपको याद रखने हैं नोट करके। इसमें कौन सी भाषा नहीं है, तो इंग्लिश इज नॉट देयर। चलिए बताइए, हम कुछ भाषाओं का नाम ले रहे हैं, आपको हाँ ना बताना है, तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। बताओ, क्या उर्दू भाषा है इसमें? यस सर। उर्दू एंड हिंदी इज देयर। वैसे तो मैं सारी भाषाएं लिख दूंगा, बट जो इम्पोर्टेंट है उस पे ही आपका फोकस करना चाहता हूं मैं। तो बिल्कुल उर्दू है और हिंदी भी है, अंग्रेजी नहीं है। तो क्या संस्कृत है? यस सर। बिल्कुल संस्कृत भी है। तो इसमें हम संस्कृत भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि संस्कृत भी आप लोग जो है नहीं ध्यान लगा पाओगे, संस्कृत भी होगी ना। चलिए बताइए, पंजाबी है क्या? बताओ भाई, पंजाबी है या नहीं है? नो सर। पंजाबी है। मराठी, फिर भाषाएं कहाँ बचेंगी? मेजर मेजर भाषाएं तो यही हैं। पंजाबी है। अच्छा, कोई ऐसी पूछते हैं, कश्मीरी भाषा होगी इसमें क्या? कश्मीरी भाषा, डोगरी यस भी। सर। तो कश्मीरी अलग भाषा है, तो कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, ठीक है। अच्छा, असमिया होगी? बोडो तो है, असमिया होगी? यस सर। असमिया भी है, याद रखना भाई। चलो, अब यहाँ पे एक रोचक तथ्य और बताते हैं आपको। अंग्रेजी भाषा एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश भाषा मिजोरम की स्टेट लैंग्वेज है। तो आई थिंक आपको शेड्यूल नंबर 8 समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। शेड्यूल नंबर 9 की बात करते हैं, और शेड्यूल नंबर 9 में आपका वो लॉज एंड रूल्स दिए हुए थे, लॉज एंड रूल्स दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। और कुल कितने दिए हुए हैं? तो 284 लॉज इसमें गिवन है, ठीक है। और ये आपका शेड्यूल नंबर 9 जोड़ा गया था, एडेड बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और दूसरी चीज, ये जो लॉज थे वो किससे रिलेटेड थे? ये आपके थे लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है ना, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ये लॉज हमें दिए गए थे, ठीक है। चलिए, अब शेड्यूल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स पे हमने बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन क्लास में ही कर लिया था। तो शेड्यूल नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, तो शेड्यूल नंबर 10 आपका बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करेंगे, तो इसे हिंदी में बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 1985 में आया, और इसे हम कौन से अमेंडमेंट से लाए थे? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक। एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें आपको पता ही होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट आया था, इसको भी हम शायद एक्सप्लेन कर चुके हैं क्लास में।
इसके बारे में किसी को जानना है तो फिर हम बताएं, नहीं तो फिर आगे निकलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, फाइनल डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी किसके पास है? लेता है स्पीकर और चेयरमैन। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। तो इससे रिलेटेड भी बातें सभी को पता होंगी, या मैं डिस्कस करूं? बताओ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो शेड्यूल नंबर 10 को करवा दीजिए सर, थोड़ा रिवाइज। चलो ठीक है, सुन लो। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करेंगे तो ये दल बदल विरोधी कानून है। तो ये इसमें ये किस किस पे लागू होगा? तो ये एमपीज पे लागू होता है, एमएलएस पे लागू होता है और एमएलसीज पे भी लागू होता है ना? यानी मेंबर्स ऑफ हाउस पे लागू हो जाता है। इसको लाया क्यों गया है? टू स्टॉप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? एमपीज, एमएलएस, एमएलसी, मेंबर्स ऑफ द हाउस के लिए ये लाया गया है। अगर कोई भी एमपी, एमएलए, एमएलसी किसी भी पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, या फिर लिख देंगे हम इतना ही, ज्वाइंस अनदर पार्टी, ज्वाइंस अनदर पार्टी, लीव्स अ पार्टी। अगर किसी पार्टी से इस्तीफा देता है या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, वो होना एमपी, एमएलए, एमएलसी चाहिए। अगर बाहर का कोई इंसान है जो एमपी, एमएलए, एमएलसी नहीं है, वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है, पार्टी छोड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एमएलए, एमएलसी या एमपी है और वो तब जब पार्टी ज्वाइन कर रहा है या छोड़ रहा है तो उस पर ये लागू होता है। और किस पे लागू होता है? अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, ज्वाइंस अ पार्टी, उस पे भी ये आपका लागू होता है। उस पे भी ये व्यवस्था जो है लागू हो जाती है आपकी। किसकी व्यवस्था? कि वो जो है आपका एमपी, एमएलए या एमएलसी मेंबर ऑफ द हाउस नहीं रहेगा। ठीक है? वो मेंबर ऑफ द हाउस वहां पे नहीं रहेगा। आगे और किस पे लागू होती है? क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स पे लागू होती है? नॉमिनेटेड मेंबर्स पे नहीं होती है। क्या बात, नॉमिनेटेड मेंबर्स पे भी लागू होती है, बट आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद। 6 महीने तक जितना उन्हें डांस करना है कर सकते हैं, एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। 6 महीने के बाद अगर वो पार्टी चेंज करते हैं तो उन पे लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ और उनकी मेंबरशिप चली जाती है। इससे बस एक ही काम होता है, मेंबरशिप चली जाती है। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन से डिवार कर दिए गए हैं। मेंबरशिप जाएगी, अगर वो चाहें तो दूसरे ही दिन कहीं भी इलेक्शन से लड़ सकते हैं। ठीक है? मेंबरशिप जाती है बस। अच्छा, मेंबरशिप जाने यानी मेंबर ना रहने का डिसीजन फाइनल कौन लेता है? तो ऑफिसर ऑफ द हाउस, स्पीकर लोकसभा में या विधानसभा में, और चेयरमैन विधान परिषद में और राज्यसभा में। ये यहाँ पे लिया जाता है इसके द्वारा। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई? बताओ भाई, क्लियर हो गया? अब ये किस पे नहीं लगता है? एक्सक्लूडेड क्या क्या है इसमें से? एक्सक्लूडेड क्या क्या है इसमें, ये जरा देखते हैं। एक्सक्लूडेड पहले तो है, अगर कोई पार्टी ही दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है
दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। अगर किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर्स, है ना, मेंबर्स दूसरी पार्टी में जाते हैं, ज्वाइंस अनदर पार्टी, तो भी ये काम नहीं करता है, तो भी नहीं लगता है। और साथ में ये किस पे नहीं लगता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा स्पीकर के पे भी नहीं लगता है ये। तो ये एक्सक्लूजन है, और ये एक्सक्लूजन आपका क्या कब किया गया था, ये किया गया था इसी प्रोविजन में अमेंडमेंट करके, और ये किया गया था 91 CAA 2003 के थ्रू। ठीक है, आई थिंक अभी इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। मतलब सर स्पीकर जितनी भी बार चाहे पार्टी बदल सकता है? क्या क्या? मतलब स्पीकर जितनी भी बार चाहे पार्टी बदल सकता है? हाँ, स्पीकर पे ये नहीं लगता प्रोविजन। स्पीकर किसी पार्टी का एक्चुअली में माना ही नहीं जाता है, तो इसलिए नहीं लगता ये प्रोविजन। ये है आपका कंप्लीट एंटी डिफेक्शन लॉ। एक व्यक्ति थे गयाराम, पता ही होगा आपको, तो उन्होंने बहुत बार पार्टी बदली। उसी के संबंध में आपके राजीव गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री लेट राजीव गांधी, ये लॉ लेके आ जाते हैं। राजीव गांधी कैसा भी इंसान था, लेकिन पॉलिटिकल बहुत साउंड पर्सन था। पंचायती राज के पीछे भी पड़ गया था, पॉलिटिकली साउंड इंसान था। चलिए, तो आई थिंक शेड्यूल नंबर 10 आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम शेड्यूल नंबर 11 की। शेड्यूल नंबर 11 पंचायती राज से रिलेटेड है। रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और हमने पंचायती राज में सारे सब्जेक्ट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये आपका 73rd CAA 1992 से कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। इससे ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने कर रखा है इसे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले PDF आप खोलोगे, PDF मैंने हर सेंड ही कर दिया सभी लोगों को, तो PDF खोलोगे मिल जाएगा। शेड्यूल नंबर 12 की बात करेंगे तो ये है म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड, और इसमें म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। और ये आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 18 हैं। ये आपका 74th CAA 1992 के थ्रू ऐड किया गया।